हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम इस कहानी की ऑलरेडी 2 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न इस कहानी की कथा वस्तु, जिसको आप सार, सारांश और कथासार भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न इस कहानी की मूल संवेदना। इन दोनों ही प्रश्नों के ऊपर मैं अपने चैनल पर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम इस कहानी के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है इस कहानी की भाषा शैली। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी रचना के भाषा शैली के प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस रचना में कौन सी भाषा को प्रयोग में लाया गया है, उसमें कौन से अलंकार, कौन से मुहावरों को प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, जब भी आप रचना को पढ़ें तो हाथ के हाथ पेंसिल से मार्क करते जाएं जहाँ पर भी आपको उदाहरण दिखे। ठीक है, भाषा शैली का जो प्रश्न है वो आपको उदाहरण स्वरूप लिखना होता है। जैसे कि चरित्र चित्रण का जो प्रश्न है वो आपको उदाहरण स्वरूप लिखना होता है। बिना उदाहरण दिए आपका जो उत्तर है वो आकर्षक नहीं लगेगा। ठीक है, अगर किसी भी रचना में कहीं पर भी कोई मुहावरा दिख रहा है, आपको कोई अलंकार दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको तत्सम तद्भव शब्द नज़र आ रहे हैं, तो आपको वो सब बताने होंगे अपने उत्तर में। ठीक है, कि इस मुहावरे को प्रयोग में लाया गया है, यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो आपको वो जो स्टैंजा है, जो पैराग्राफ है किसी भी कहानी का, किसी भी रचना का, वो आपको पैराग्राफ उदाहरण में लिखना होगा जहाँ आप उत्तर तैयार करेंगे। जैसे आपने अपना उत्तर तैयार कर रहे हैं और आपने पहला पॉइंट लिखा कि इस रचना में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो अब कौन से मुहावरों को प्रयोग में लाया गया है और कहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया है, किस लाइन में प्रयोग किया गया है, वो भी आपको लिखना होता है। ठीक है, तभी आपका जो उत्तर है वो 12 या 14 नंबर का अच्छे से तैयार हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको अपने भाषा शैली का प्रश्न किस तरह से तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसका पात्र, कथा और वातावरण के अनुकूल होना है। जो कहानी की भाषा होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो भाषा प्रयोग में लाई गई है वो पात्र के अनुकूल, कथा के अनुकूल और वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि अगर जो वातावरण है वो आपका ग्रामीण वातावरण है, या जो पात्र है वो अनपढ़ पात्र है, ठीक है, अशिक्षित है, या जो कथा है वो थोड़ी आपकी आज़ादी से पहले की है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के भाषा को प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, और यही भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो वातावरण, कथा और पात्र के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इन तीनों ही चीज़ों पे भाषा हमारी निर्भर करती है। ठीक है, आंग्ल परिवेश की इस कथा की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग धड़ल्ले से और अत्यधिक किया गया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे हिंदी के, उर्दू के और तत्समपरक हिंदी शब्द भी मिलते हैं। जैसे कि हिंदी की सरल व्यवहारिक शब्दावली हमें मिलती है गपशप, हंसी मजाक, कटकटाना। उर्दू के शब्द हमें मिलते हैं ज़बर, बावजूद, पाबंदी। और तत्समपरक हिंदी शब्द हमें मिलते हैं जैसे कि ताम्रवर्णित, लक्षित, स्वप्नित आदि। ठीक है, ये यथास्थान हमें नज़र आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ ना, ऐसे ही आपको उदाहरण देने होंगे। ठीक है, कहीं कहीं सूक्तियाँ भी हमें नज़र आती हैं, जैसे कि सब लड़कियाँ ए जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। तथा मुहावरे हमें नज़र आते हैं इस रचना में, किरकिरा करना, दम रोके जोड़े हिसाब करना, ठीक है, स्वर्ग बनाना, चेहरा लाल होना आदि भी इसको स्वाभाविक बना देते हैं। तो ये सब व्यवहारिक शब्दावली होती है जो कि रचना को स्वाभाविक रूप दे देती है। जहाँ तक शैली का प्रश्न है वहाँ पे हमें वर्णनात्मक शैली, संवेदनात्मक शैली, ठीक है, पूर्व स्मृति शैली, ये सब हमें शैलियाँ नज़र आती हैं। वर्णनात्मक शैली में जैसे अंधेरा कॉरिडोर, संवेदनात्मक शैली में जैसे कि लतिका और गिरीश का संवाद, पूर्व स्मृति शैली में लतिका और ह्यूबर्ट का पूर्व स्मृतियों में खो जाना। ठीक है, काव्यात्मक शैली में प्रकृति वर्णन हमें दिखता है।
और संकेत और प्रतीकात्मक शैली में हमें परिंदे और धुंध दिखती है। परिंदे शब्द यहाँ पर हमें प्रतीक के रूप में नज़र आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि परिंदे शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया गया है प्रतीक के रूप में। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जो परिंदे होते हैं वो आज़ाद होते हैं और इस कहानी में जो भी पात्र है वो अपने विचारों से बंधे हुए हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास जाने का कोई कारण होता नहीं है। वो एक जगह बंधे रहते हैं अपने विचारों में, कहीं ना कहीं हमें स्टक नज़र आते हैं। तो परिंदे और धुंध शब्द का प्रयोग इस रचना में प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस रचना में विविध शैलियों का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। लता एवं सुधा के आपसी संवाद का एक उदाहरण है, कमरे में अंधेरा क्यों है। लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में वह सबसे लोकप्रिय थी क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर शाम तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करमुद्दीन से क्यों नहीं कहा। निर्मल वर्मा की भाषा शैली सरल एवं सुबोध है। वे पश्चिम के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। इन्होंने अपनी कहानियों में पश्चिम के कई सरल शब्दों का प्रयोग करने की यथासंभव कोशिश की है, जो एक हद तक सरल नहीं हुई है। कहानी की भाषा में बोधगम्यता कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस कहानी में कौन सी भाषा शैली और कौन सी भाषा को प्रयोग में लाया गया है। हमने इसके ऊपर उदाहरण स्वरूप चर्चा की है। अब आप अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं, उदाहरण स्वरूप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद मददगार हैं। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।